जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी नई किताब आधुनिक भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, जो कि हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर की किताब है। इसी के साथ हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन दोनों का जो फर्स्ट यूनिट है वो दोनों एक ही है। तो आज हम यही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में हम इतिहासकारों को जानेंगे। भारत के संदर्भ में साम्राज्यवादी इतिहास को हम आधुनिक भारत के इतिहास से भी जानते हैं। यानी कि अगर भारत में साम्राज्यवादी इतिहास या फिर साम्राज्यवादी इतिहास दृष्टिकोण या फिर 18वीं शताब्दी के इतिहास लेखन के बारे में पूछा जाए तो वास्तव में इन सभी सवालों का जवाब एक ही होगा। तो इन सवालों के परिचय को जानते हैं कि सबसे पहले देखिए कि भारत में आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत जो है ना, वो वास्तव में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा की गई थी। और इन धर्म प्रचारकों का जो मुख्य उद्देश्य था ना, मुख्य आधार जो था इनके इतिहास लेखन का, वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना ही था। इन्होंने इसे शुरुआत तो कर दिया था, किंतु इसको आगे बढ़ाने का कार्य जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकारों द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इतिहासकार क्यों रखती थी। वो तो एक व्यापारिक कंपनी थी, बाद में प्रशासनिक बन जाती है, लेकिन इतिहास से उसका क्या लेना देना है। तो नए दृष्टिकोण को, जो अंग्रेजी दृष्टिकोण था उनका, उसके माध्यम से भारत में अपनी वैचारिकता को फैलाना चाहते थे और भारतीय इतिहास का संकलन करके उसे तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार पेश करना चाहते थे, जिससे कि ये पता चले कि भारतीय जो हैं वो शासन करने योग्य नहीं है, ये वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और इन पर गोरी जाति वाले, गोरी नस्ल वाले जो लोग हैं वही शासन कर सकते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना। इन इतिहासकारों द्वारा क्या किया गया कि अतीत के जो स्रोत थे और जो तथ्य थे ना, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इन तथ्यों को ऐसे तोड़ा मरोड़ा कि वो उनके अनुसार परिस्थितियों में ढल जाएं। इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को भौतिक और नैतिक रूप से गिरा हुआ दिखाया। उनका कहना था कि भारतीय जो भौतिक जीवन है ना, उसके प्रति विशेषतः आकर्षण नहीं रखते हैं, मतलब कि इनको राज करना बिल्कुल नहीं आता है, अतीत से ही शासन चलाने का इनको कोई ज्ञान नहीं है। और भारत में औपनिवेशिक इतिहास का विकास जो है ना, वो मुख्यतः अंग्रेज़ों द्वारा ही किया गया इसी प्रकार से। अब हम प्रमुख औपनिवेशिक इतिहासकारों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, भारत में जो औपनिवेशिक इतिहास है ना, उसे हम 3 कार्यकालों में बांट सकते हैं। भारत में ऐतिहासिक खोजों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया कि 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स की अध्यक्षता में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इससे क्या हुआ कि भारतीय इतिहास लेखन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ इसका। अब होता क्या है कि औपनिवेशिक लेखन परंपरा जो है ना, वो इतिहासकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब उस औपनिवेशिक काल के इतिहासकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, औपनिवेशिक शासन को वैधता प्रदान करना, मतलब उसको समाज में ऐसी छवि प्रदान करना कि लोगों को लगे ही ना कि वो ज़बरदस्ती हम पर शासन करने आए थे। इस दौरान उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि औपनिवेशिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब होता क्या है कि इतिहास लेखन के समय जब इन्होंने एक ग्रुप बनाया ना, उसे औपनिवेशिक स्कूल का नाम दिया। प्रथम औपनिवेशिक स्कूल बना, द्वितीय बना और तृतीय बना। हालांकि ये तीनों कोई अलग अलग स्कूल नहीं थे, ये तीनों एक्चुअली एक विचारधारा के आधार पर बांटे गए थे। होता क्या है कि भारत में प्रथम इतिहास लेखन जो था ना, मतलब प्रथम औपनिवेशिक स्कूल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, विलिकन्स, जॉन्स और कॉलब्रेक। इन्होंने क्या किया कि भारतीय अतीत को गौरवपूर्ण बताया और इनके जो विचारों को ना और ज़्यादा ऊंचा उठाने का प्रयास किया। अब भारत के जीवन में अचानक परिवर्तन की अपेक्षा ये लोग कहते थे कि धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए भारतीयों के जीवन में। और इसका मुख्य कारण क्या था कि भारतीयों की अपने अतीत के प्रति गहरी आस्था थी, तो उसको ये लोग ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे एकदम से उन पर नई विचारधारा को थोप कर। और इन औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत के अतीत और संस्कृति को बहुत ज़्यादा सराहा। अब क्या होता है कि ये लोग इतनी ज़्यादा सराहना कर रहे थे भारतीय इतिहास की, तो कुछ विरोधी विचारधाराएं भी उभर कर सामने आई। तो अब क्या होता है कि पूर्णतः औपनिवेशिक विचारधारा अपनाने वाले जो इतिहासकार थे ना, वो आगे आए, यानी कि भारतीयों के ऊपर नई विचारधारा को पूर्णतः थोपना चाहते थे। वो कौन सी विचारधारा, उनकी खुद की विचारधारा को थोपना चाहते थे, तो उसे द्वितीय औपनिवेशिक स्कूल की संज्ञा दी है। इसमें होता क्या है कि इन इतिहासकारों का प्रयास था कि किसी भी तरह से पाश्चात्य विचारधारा जो है ना, वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न थॉट्स जो है, उनको भारतीयों पर थोपा जाए। तो उन्होंने भारत में अंग्रेज़ी शासन को वैधता प्रदान करने के लिए सबसे ज़्यादा कठोरतापूर्ण इतिहास लिखने शुरू कर दिए, जिसमें जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट का विचार था कि
जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म और पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी शासन को वैधता प्रदान कर सकती है। इसलिए हमें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि आगे चल के लॉर्ड मैकाले भी इंग्लिश इम्पोज करते हैं इंडियंस पे, तो ये इंग्लिश इम्पोज करने के पक्ष में थे। ये थी पहली दो विचारधाराएं। प्रथम औपनिवेशिक स्कूल में हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी के प्रति, इंडियन कल्चर के प्रति पॉजिटिविटी ही फैलाई जा रही थी। अब द्वितीय औपनिवेशिक स्कूल में क्या होता है कि नेगेटिविटी ही फैलाई जा रही थी। अब तृतीय औपनिवेशिक स्कूल जो है ना, ये मिश्रित है, ठीक है, इसमें पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। अब क्या है वो हम देखेंगे। तो इसके जो तीन विचारधारा जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो ये है कि जेम्स मिल है, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो आगे चल के 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी करवाते हैं अपने प्रयासों से, और एक हम पढ़ेंगे विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो सबसे पहले हैं हमारे पास जेम्स मिल। इनका जन्म जो है वो 1773 में हुआ था, और ये राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे इनमें। तो होता गया है कि ये ना स्वभाव से ही हिंदू विरोधी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। इन्होंने ही आधुनिक इतिहास लेखन में औपनिवेशिक इतिहास लेखन की जो परंपरा है ना, उसकी शुरुआत की थी। यानी कि अब तक जो इतिहास लिखा जा रहा था ना, वो पूर्णतः जो है वो झूठे रूप से नहीं लिखा जा रहा था। अब क्या हो रहा था कि उपनिवेश को अच्छा बताने के लिए कि इंडियंस पे जो हम राज करने आए हैं वो अच्छा है, क्यों अच्छा है, उसके प्रति जो झूठ लिखना शुरू किया था ना, वो इन्हीं के द्वारा लिखना सबसे पहले शुरू हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा हिंदू विरोधी थे। इनका विचार था कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों से गंदे होते हैं, यानी कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। और हिंदुओं के प्रति उदारता रखने वाले जो इतिहासकार थे ना, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे। यहाँ तक कि उनका सम्मान तक भी नहीं करते थे, भले ही उनसे फिर श्रेष्ठ ही क्यों ना हो। इनका मानना था कि जो यूरोपीय हैं वो कई अर्थों में हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं। ये क्या करते थे कि प्राचीन काल की हिंदू सभ्यताएं और संस्कृतियाँ जो थी ना हिंदुओं की, उसकी सबसे ज़्यादा निंदा करते थे और उसको बुरा दिखाते थे। इसका कारण शायद एक ये भी हो सकता है कि या तो इन्हें हिंदू संस्कृतियों का कोई ज्ञान नहीं था, या फिर इसे जानबूझकर भारतीयों के प्रति जो है वो उपेक्षा भाव रखना पसंद था। और इन्होंने प्राचीन हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा बर्बर और अज्ञानी बताया। बाद में जब इनके कथनों पर, इनकी रिसर्च पर अध्ययन किया गया ना, तो यूरोपीय इतिहासकारों ने ही इनका खंडन करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि इनका जो इतिहास लेखन है ना, वो तथ्यों और स्रोतों पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है, यानी कि मनगढ़ंत कहानियाँ रची गई हैं। और ये जो है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखक थे, पहली बात तो। और दूसरा ये कि आज जो हम इतिहास पढ़ते हैं, कि प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं कि सारे हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास में हम मुस्लिम इतिहास पढ़ते हैं, और आधुनिक इतिहास में हम अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ते हैं। तो इसमें क्या किया, इन्होंने ही भारत के इतिहास को हिंदू और मुसलमान के इतिहास में अलग अलग लिखने का सुझाव दिया था। दूसरे औपनिवेशिक इतिहासकार हैं हमारे पास अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय इतिहास के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना करवाई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अब होता क्या कि पहले ना ये भारत में एक सैनिक के रूप में थे, मतलब भारतीय सेना में नौकरी करते थे 28 वर्ष की आयु में। बाद में ये जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में अपना योगदान दिया था। तो उनके संपर्क में आते हैं। तो भारत में वो क्या करते हैं कि प्राचीन स्थानों, स्तूप हो गए और भवनों का निरीक्षण में जुट जाते हैं। इसी के साथ 1848 में एशियाटिक सोसाइटी जो अभी हमने पीछे बात की ना, उसको जनरल भी भेजते हैं, जिसमें ये ध्यान आकर्षित करते हैं कि भारतीय पुरातत्व की ओर आपको ज़्यादा बल देना चाहिए। क्योंकि इनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना है ना, तो उसमें उसकी किताबों को मत खोजो। किताबें भी ठीक है एक तरह से, लेकिन असली कहानियाँ जब वो खंडहर बोलते हैं, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं। तो ये पुरातत्व पर बल देते थे। इन्होंने चीनी यात्री ह्यून सांग, जिसे हम ह्यून सांग के नाम से भी जानते हैं, चाइना में कहें तो जियांगशाओ के नाम से जानते हैं, और जापान में कहें तो टैंगसेंग मोंग के नाम से भी जानते हैं, जिनके ऊपर आगे चल के द मंकी किंग नाम की मूवीज़ भी बनी है ना। डोरेमोन की मूवीज़ भी बनी, कार्टून मूवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इनकी। तो ह्यूनसांग जो थे ना, वो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, चीनी यात्री थे। तो इन्होंने चीनी यात्री का ही अनुसरण किया। उनके वो सबसे पहले कहाँ आए थे, बोध गया गए थे, तो इन्होंने भी बोध गया का निरीक्षण किया, बारबर का किया, गुहा का किया, फिर कालपी, मथुरा, संकीसा, यूसुफजई, तक्षशिला, मणिकिया, थानेश्वर, सिंध आदि जैसे प्रचलित स्थानों का सर्वेक्षण किया इन्होंने।
बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन्हीं के कारण 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय इतिहास खोजे जाने से पहले मिस्र का इतिहास, यूनान का इतिहास, रोम का इतिहास हो गई, उनकी संस्कृति होगी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी और इनकी ही बदौलत भारतीय इतिहास को भी उनके बराबर उठ के सामने आने का मौका मिला। इसी कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध खोज की गई थी जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा कि 1873 में इन्होंने पंजाब के अनेक स्थानों पर इंडो ग्रीक नाम की मूर्तियों की खोज की, उनका संग्रह किया, उनको इकट्ठा किया और उसके बाद उन पर जानकारी जब प्राप्त की तो उसको नाम दिया गया गांधार शैली, गांधार कला के नाम से भी जो मूर्ति कला आज प्रसिद्ध है। तो वो उसकी जो खोज है वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। सम्राट अशोक और उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित जो जानकारियां हैं वह भी कनिंघम द्वारा ही उपलब्ध करवाई गई थी। और एंड में इन्होंने क्या किया कि 1873 में पुरातात्विक एक्ट बनाकर, पहले क्या होता था कि पूरी सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के अधीन ये सारे जो पुरातात्विक खोजें हैं वो होती थी। अब इन्होंने क्या किया कि प्रांतों के हाथ उनकी जो अमानत है उसे सौंप दिया। इसमें प्राचीन भवन हो गए, स्थल हो गए, पुरावशेष हो गए, जो इनकी सुरक्षा का काम था ना वो अब प्रांतीय सरकारें करने लग पड़ी थी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास औपनिवेशिक इतिहासकार हैं उनमें है विंसेंट आर्थर स्मिथ। अब ये भी कनिंघम की भांति ही भारतीय इतिहास से स्नेह रखते थे। अब ये स्नेह क्यों रखते थे? क्योंकि पहले ना ये आईपीएस थे और आईपीएस के रूप में स्मिथ ने भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत जो है ना, जिसे अवध प्रांत कहते थे उस समय, आज का बिहार आप कह सकते हो, तो वहाँ पे ये वरिष्ठ अधिकारी थे, आईपीएस जो ठहरे। यहाँ रहते हुए इन्होंने गंगा घाटी के प्राचीन अवशेष स्थल जो थे ना उनकी रिसर्च करके भारतीय प्राचीन सभ्यता के प्रति इनकी रुचि बढ़ती चली गई। इन्होंने सम्राट अशोक से संबंधित खोज की, भारत के प्रारंभिक इतिहास में इन्होंने रुचि रखी और भारतीय संग्रहालय में सिक्कों की सबसे ज़्यादा सूचियाँ इन्हीं के द्वारा बनाई गई। और इन्होंने मुगल सम्राट अकबर और उसके अनेक शोध निबंधों पर भी अध्ययन किया। लेकिन हमने अब तक जेम्स मिल को देखा जो पूर्णतः भारतीय विरोधी विचारधारा वाले थे। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर कनिंघम को देखा जो बिल्कुल ही पॉजिटिविटी रखते थे इंडिया की तरफ। अब ये जो आर्थर थे ना, ये पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, ये दोनों का मिश्रण थे। स्मिथ ने क्या किया कि प्राचीन भारत का इतिहास था ना उसके प्रति बिल्कुल भी उदार नहीं थे। आज जो हम नॉर्थ साउथ डिस्प्यूट देखते हैं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वाले आपस में लड़ रहे हैं, ये इतिहास में भी इनके बारे में इसी प्रकार से वर्णन किया गया है। और यही जो सांस्कृतिक भेद है ना, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। तो इसी कारण से आज भी इतिहासकार जो है ना इनकी आलोचना करते हैं। ये जो हिस्ट्री लिखते थे ना ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड तरीके से लिखते थे, लेकिन मॉडर्नाइज तरीके से लिखते थे, अच्छी बात है, क्योंकि प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि ग्रंथों के, आज जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं ऋग्वेद सामवेद या फिर हो गए हमारे उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, वही हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं। हमें राष्ट्रकूटों के बारे में जानना है तो हमें विष्णु पुराण पढ़नी पड़ेगी, गरुड़ पुराण पढ़नी पड़ेगी, तो इस तरह से हमें उनकी जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन इनकी जो पद्धति थी इतिहास लेखन की वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक थी, सीधी सीधी बात करने का एक अलग से किताब बना देते थे। लेकिन ये भारतीय इतिहास में पश्चिमी इतिहास का प्रभाव भी दिखाना चाहते थे। वहीं अगर राजनीति की बात करी जाए तो राजनीतिक इतिहास को तिथिक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया, यानी कि टाइमलाइन बनाई और उसके अनुसार इन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि बहुत ही अच्छा योगदान था इनके द्वारा भारतीय इतिहास के प्रति। तो ये थे हमारे कुछ औपनिवेशिक इतिहासकार, प्रमुख औपनिवेशिक इतिहासकार। अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा उससे हमें ये पता चल गया कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था। औपनिवेशिक शासन, यानी कि जो अंग्रेज़ आए हैं हमें गुलाम बनाने, उपनिवेश बनाने हमें, तो औपनिवेशिक शासन को वैधता प्रदान करना और भारत में आर्थिक हितों की पूर्ति करना। तो इतिहासकारों ने भारत में अतीत को क्या किया, तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से वो भविष्य में आसानी से अपना शासन चला सकें। वहीं हमें देखने को मिलता है कि कुछ औपनिवेशिक इतिहासकार जो थे वो भारत के अतीत में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे और उसे गौरवपूर्ण भी बताया उन्होंने। लेकिन होता क्या है कि उनका भी मुख्य उद्देश्य जो था ना वो ब्रिटेन शासन को वैधता ही प्रदान करना था, नैतिकता प्रदान ही करना था, क्योंकि अतीत के भारत की बात की जा रही थी उनके द्वारा। मध्यकालीन भारत को तो फिर भी उन्होंने पिछड़ा हुआ ही बताया। और हमने देखा कि कुछ इतिहासकारों ने तो भारत की संस्कृति होगी, भारत की सभ्यता हो गई, उसे पूरी ही तरह से नकार दिया।
और इसके बदले में उन्होंने क्या सुझाव दिया कि आप पाश्चात्य संस्कृति को अपना लीजिए, अंग्रेजी सभ्यता को अपना लीजिए। इन्हीं लेखकों की वजह से आज हम देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इतिहास के मामले में, ठीक है। और भारतीय इतिहास को इन्होंने जैसे कि हिंदू मुस्लिम के अनुसार बांट दिया। बाद में आधुनिक इतिहास में हम आज पढ़ते ही क्या है, अंग्रेजी शासन के बारे में, तो इसमें विभाजित कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारतीय इतिहास जो है ना वो एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण बन के रह गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में या कमेंट में रिप्लाई करके आपको समझा दूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो कुछ ज़्यादा ही लेंथी होते जा रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास को अच्छे से पढ़ा ही नहीं तो क्या पढ़ा। और हम जितने ज़्यादा पॉइंट्स या जितने ज़्यादा डिटेल में पढ़े उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कल को एग्ज़ाम में अगर हम कुछ भूल भी जाएँ तो ऐसा ना हो कि हमें कुछ लिखने को ही याद ना आए। इतना पढ़ो कि अगर हम कुछ भूल भी जाएं तब भी हम जब लिख रहे हों तो हमारे पास इतना मटेरियल हो कि वो इनफ हो। तो आज जो हमने पढ़ा वो शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।